मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 सोर्स ऑफ वाटर की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। बेटा आपने अच्छे से पढ़ लिया ना? आपको अब समझ आ गया होगा कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो इवेपोरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, इवेपोरेशन क्या होते हैं, कंडेंसेशन क्या होते हैं। आपने पढ़ लिया। बस तो अब आपके लिए बहुत ईजी होने वाली है आज की एक्सरसाइज। चलो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है अराउंड डेज परसेंटेज ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ, यानी कि हमारी बॉडी का लगभग कितना परसेंट पानी से बना हुआ है? 70%। सेकेंड, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज, सबसे बड़ा सोर्स कौन है बेटा? ओशन। अच्छा बताइए, क्या ये फ्रेश वाटर है? नो, इट इज सॉल्ट वाटर, है ना? थर्ड, पीपल डिग वेल टू गेट वाटर, जो डग करते हैं वेल्स को वाटर पाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड वाटर। फोर्थ, क्लाउड, ड्यू, फॉग एक्सेट्रा आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं बेटा? कंडेंसेशन। यानी कि इन सभी में जो वाष्प होती है, जो स्टीम होती है आपकी, वो किस में चेंज होती है? कंडेंसेशन होके वापस पानी में चेंज हो जाती है। यानी कि इसमें वाटर गैस फॉर्म से वापस वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स। वाटर इवेपोरेट्स फास्टर व्हेन द एक्सपोज्ड सरफेस इज लार्ज। कब होगा? जब जो उसका एक्सपोज्ड यानी ज़्यादा दिखने वाला जो सरफेस है, अगर वो बड़ा होगा बेटा, तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। सेकेंड, स्नो ऑन माउंटेन मेल्ट टू फ्रॉम स्ट्रीम एंड रिवर। बेटा जो स्नो यानी जो बर्फ़ होती है माउंटेन्स पर, वो मेल्ट होकर स्ट्रीम या रिवर्स बनाती हैं। थर्ड, रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, यानी कि अर्थ पर जो पानी का मेन सोर्स है वो रेन होता है। अगर बारिश नहीं होगी बेटा, तो न तो आपके रिवर्स में पानी होगा, न ज़मीन में, और न ही पीने के लिए। इसलिए जो रेन वाटर होता है उसको हमें बचा कर रखना चाहिए। सी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट, नेम 4 नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। आंसर है ओशियन, रिवर, रेन एंड लेक आर नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। सेकंड है, हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस डू ओशन कवर, कितना पोर्शन जो है अर्थ का वो सरफेस पर कवर्ड है? आंसर होगा बेटा सेकंड का, ओशियन कवर्ड मोर देन 2/3 पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस। क्वेश्चन डी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट है आपका, व्हाट इज अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर किसे कहते हैं? आंसर, सम वाटर आल्सो सीप्स थ्रू द लेयर ऑफ सॉइल एंड गेट कलेक्ट एज अंडरग्राउंड। इसका मतलब है बेटा कि कुछ पानी, कौन सा पानी? जो रेन वगैरह होती है ना बेटा, तो आपने देखा पार्क में पहले पानी भर जाता है, फिर धीरे धीरे वो गायब हो जाता है। तो आप जानते हो कहाँ जाता है वो धीरे धीरे सिप होता हुआ, यानी धीरे धीरे पीपिंग उसके नीचे ज़मीन की जो लेयर्स होती है उसमें होता हुआ वो अंडरग्राउंड में कलेक्ट हो जाता है, और उसी पानी को हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। तो यहाँ लिखा है, सम वाटर आल्सो सीप थ्रू द लेयर ऑफ सॉइल। लेयर की बेटा जो सॉइल की लेयर्स होती हैं उनमें 1 बाय 1 करके ऐसे पीपिंग करते हुए वो नीचे ग्राउंड में पहुंच जाता है, सरफेस में पहुंच जाता है, उसको हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 2, हाउ डू वी गेट अंडरग्राउंड वाटर, हम अंडरग्राउंड वाटर को कैसे पा सकते हैं? आंसर होगा, we get underground water by digging well and tube well or borewell। यानी कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें डिगिंग मतलब खोदते हैं हम, जमीन के नीचे नीचे आपने देखा ना, होल करते चले जाते हैं। वेल में वो बहुत चौड़ा होता है, ट्यूबवेल में बेटा उसमें ट्यूब डालकर निकाला जाता है, और बोरवेल
वहाँ की जाती है जहाँ पानी बहुत ही गहराई में होता है। तो इस तरह से हम अंडरग्राउंड वाटर को पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू वेट क्लॉथ्स ड्राई क्विकली ऑन ए विंडी डे? जब हवादार मौसम होता है तब कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं? Wet clothes dry quickly on a windy day because water evaporates faster when the weather is windy. जब वेदर यानी जब मौसम विंडी होता है, हवादार होता है, तो उस समय बेटा हवा के वजह से जो कपड़ों का मॉइस्चर होता है वो जल्दी उड़ जाता है। इसलिए वो यानी कि हम कह सकते हैं कि वो इवोपरेट हो जाता है या वाष्प में या स्टीम में बदल जाता है, इसलिए कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्वेश्चन 4 है आपका कि वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर बट वी स्टिल कीप वेस्टिंग इट। हम पानी की बगैर नहीं रह सकते और फिर भी हम इसको इतना ज़्यादा वेस्ट करते हैं ना। आपने देखा ना अपने आसपास, हर कोई गाड़ी धो रहा होता है, रोड धो रहा होता है, ऐसे ही बहा रहा होता है। तो डू यू थिंक इट इज़ गुड हैबिट? क्या ये सही हैबिट है? क्या ये अच्छा करते हैं वो लोग? और अगर नहीं तो क्यों नहीं करते हैं बेटा? चलिए हम लिखते हैं इसका आंसर। 4 का आंसर होगा आपका दिस इज बैड हैबिट, डेट इज वाई, बिकॉज इट इज मोस्ट प्रीसियस रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल एंड एक्सटेंस ऑफ लिविंग थिंग्स, सो वी शुड वी यूज इट वाइसली। ये क्या है? ये हमारे लिए बहुत ही प्रीसियस का मतलब होता है अमूल्य चीज़ है बेटा, जिसे हम दोबारा नहीं बना सकते। जब तक रेन नहीं आएगी ना, हम हमारी ज़रूरत इसको खुद बनाकर पूरा नहीं कर सकते अपनी रिक्वायर्ड्स को। इसलिए हम इसके बगैर सर्वाइवल करना भी हमारे लिए मुश्किल है। इसलिए हमें इसको बहुत ही वाइसली मतलब समझदारी से यूज़ करना चाहिए। हमें इन बैड हैबिट्स को छोड़ना चाहिए। व्हाट इज इवोपरेशन? ब्रीफ डिस्क्राइब द फैक्टर दैट अफेक्ट इवोपरेशन। आप इवोपरेशन क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं? आंसर होगा बेटा फर्स्ट का कि व्हेन वाटर इज हीटेड, जब पानी को हम गर्म करते हैं या पानी जब गर्म होता है, इट बिकम स्टीम और वेपर। ये पानी किस में बदल जाता है? स्टीम में या वेपर यानी कि गैस पोजीशन में ये आ जाता है। तो द प्रोसेस टू चेंज ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर फॉर्म, यानी कि वो प्रोसेस जो वाटर को इसी की वेपर में जब फॉर्म में जब ये बना देता है ऑन हीटिंग, गर्म करने पर, इज कॉल्ड इवोपरेशन। इस मेथड को हम इवोपरेशन कहते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन, इसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं? फैक्टर इवोपरेशन इज फास्टर व्हेन, इवोपरेशन फास्टर कब होता है यानी कि तेज कब होता है? फर्स्ट द एयर इज ड्राई, जब हवा बहुत ज़्यादा सूखी हुई हो, जैसे कि गर्मियों में बेटा बहुत हवा शुष्क हो जाती है, या जब ज़्यादा ठंड होती है तब भी हवा बहुत ज़्यादा शुष्क हो जाती है। बी विंड इज ब्लोइंग, जब बहुत ज़्यादा तेज हवा बह रही हो तभी इवोपरेशन ज़्यादा होता है। सी द टेम्परेचर इज हाई, जब बहुत ज़्यादा आपका तापमान हो। डी द सरफेस एरिया इज लार्जर, या जब सरफेस एरिया बड़ा हो। आप इन सबको इस एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। देखो बेटा मैंने ये ड्रॉ किया है या आपको भी करना है। देखो मान लीजिए ये पानी का कोई सोर्स है जहाँ आपने वाटर फिल किया है, यहाँ से क्या हो रहा है? एयर आ रही है जब, और यहाँ से हीटिंग हो रही है। जब ये हीटिंग होगी तो द सरफेस इट इज सनी, जब सनी डे होगा तब भी ये होगा। जब बहुत तेज हवा गर्म होगी तभी इवोपरेशन ज़्यादा होगा। जब विंडी ब्लो होंगी, देखो ये मैंने हवा बहती हुई दिखाई दे रही है ना, तो जब हवा बह रही होगी बहुत ज़्यादा तब भी इवोपरेशन ज़्यादा होगा। तो ये सारे इफेक्ट मैंने इसमें आपको समझाया है, ये भी आपको साथ साथ इसके ड्रॉ करना है और आपको इस तरह से इस पर इवोपरेशन लिखना है। नेक्स्ट सेकंड है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंडेंसेशन? डिस्कस द वेरियस एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन
ऑब्जर्व इन नेचर। कंडेंसेशन किसे कहते हैं और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं आपको वो बताने हैं। तो बच्चों मैंने आपके इसके बारे में आपको समझाया था कि जब आप एक ग्लास के जो ग्लास होता है उसमें जब आप कोई ठंडी चीज़ डालते हो तो उसमें छोटे छोटे बबल्स आ जाती है। वो बबल्स क्या होती हैं? वो बबल्स बेटा आप कह सकते हैं कि जो मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर का वो उस पर आकर पानी के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ठीक वही कंडेंसेशन है, वही मेथड हम पढ़ रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर changing to water is called condensation. Water is also found in some other form in nature. These are fog, dew, frost, hails and snow. आप जो नेचर में इस कंडेंसेशन को पाते हो वो ये एग्जाम्पल है बेटा। अब इनको आपको समझाना है। फर्स्ट है ड्यू। When water vapor condense on the cold object, we must have seen shiny droplet of water on it. These shiny droplet of water is called dew. तो आप समझ गए होंगे जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया। आप चाहे तो आप घर पे करके देखना कि जब ठंडे पानी को जब आप एक किसी ग्लास में लेते हैं तो उस ग्लास के बाहर छोटी छोटी ड्रॉपलेट इकट्ठी हो जाती है, उसी को ही हम ड्यू कहते हैं। सेकंड है बेटा स्नो। स्नो यानी बर्फ, जो आप कहते हैं ना स्नोफॉल हो रहा है, ये वही है। Sudden condensation of water vapor into the tiny white flakes is ice is called snow. ठीक है, जो अचानक जो वेपर होता है, जो पानी गिरता है बेटा, वो अगर फ्लेक्स के रूप में, आइस फ्लेक्स के रूप में जब जमा हो जाता है और गिरने लगता है, उसको हम स्नो कहते हैं। फोग, जो आप ठंड में ज़रूर देखते हो और दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा होता है बेटा, क्योंकि रोड पर जो आपकी डेंसिटी होती है सी की देखने की वो बहुत कम हो जाती है ना। ड्यूरिंग विंटर क्लाउड्स ऑफ टीनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर फॉर्म ऑन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज दिस कॉल्ड फॉग। ठीक है बेटा, जो क्लाउड्स होता है ड्रॉपलेट्स का वाटर का, वो अर्थ के बिल्कुल सरफेस के निकट होता है और इसमें बेटा एयर, डस्ट, पार्टिकल्स भी होते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है। ठीक है, आज का हमारी एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी और आप इसको लर्न भी करना, साथ साथ मेरे लर्न करते जाना ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। जय हिंद।